सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसके 10 क्वेश्चन जो कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर करने वाले थे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था। क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमने लास्ट 10 क्वेश्चन कवर किए थे, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में भी हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ निफेलोमेट्री। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को निफेलोमेट्री का एप्लीकेशन बताना है कि इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो सिंपली आप इसका लिख सकते हो यूजेस, जैसे एनालिसिस ऑफ वाटर क्लैरिटी, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो निफेलोमेट्री का इस्तेमाल हम लोग जैसे वाटर की क्लैरिटी देखते हैं कि कितना ज्यादा हमारा जो पानी है वो साफ है, उसका एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, या फिर वाटर के अंदर कितना ज्यादा आयंस प्रेजेंट है, यानी आयंस का कितना कंसंट्रेशन है, उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के डिटर्मिनेशन में भी हम लोग निफेलोमेट्री का यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, जो भी हमारे इनऑर्गेनिक सबस्टेंस प्रेजेंट है नहीं है, उसके वो डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद है बायोकेमिकल एनालिसिस, कुछ बायोकेमिकल एनालाइज करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ज्यादा पोल्यूशन, यानी कितना ज्यादा स्मोक है, फॉक्स है, उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो इसका आखिरी एप्लीकेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाई पॉलीमर। जैसे कोई भी पॉलीमर है उसका कितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग निफेलोमेट्री का यूज करते हैं। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। गिव द गिव द प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी इसमें हम लोग को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल बताना है कि जो हमारा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द absorption of ultraviolet light or visual light by chemical compound which result in the production of distinct spectra। तो बेसिकली जो हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो एब्जॉर्प्शन पे काम करता है। जो भी यूवी लाइट्स होती है या फिर विजुअल लाइट्स होती हैं, वो क्या करता है, हमारा जो केमिकल कंपाउंड होता है वो एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से एक अलग अलग तरीके के स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर। सिंपली जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो दो चीज के इंटरेक्शन के बीच में बेस्ड होता है, यानी सिंपली लाइट और मैटर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी के ऊपर जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल बताना है कि किस प्रिंसिपल पे जो हमारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है वो काम करती है। तो द प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज दैट द स्टेशनरी फेस कंसिस्ट ऑफ ए सपोर्ट मीडियम on which the substrate has been bound covalently in such a way that the reactive group that are essential for enzyme binding are exposed। तो सबसे पहले आप ये कुछ इस तरीके का डायग्राम देख लो, उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो जो हमारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें क्या होता है, इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो एक सपोर्ट मीडियम से मिलकर बना होता है, जिसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो सेल्यूलोज बीड्स। उसके बाद इसके ऊपर क्या होता है, जो हमारा सबस्टेंस होता है वो कोवेलेंटली बाइंड करता है, और इस तरीके से बाइंड करता है कि जो इसका बाइंडिंग ग्रुप होता है, यानी जो रिएक्टिव ग्रुप होता है वो एक्सपोज रहता है, यानी कुछ इस तरीके से ये उससे बाइंड करता है। तो आप इस डायग्राम को बना दोगे तो आपको हो सकता है और अच्छे मार्क्स मिल जाए। बाकी आप डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हो जो भी इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टीएलसी प्लेट्स। इस क्वेश्चन में बताना है कौन कौन से मेथड होते हैं जिनकी मदद से हम लोग टीएलसी प्लेट्स प्रिपेयर करते हैं, यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जो प्लेट्स होती है उसको किन किन मेथड से हम लोग प्रिपेयर करते हैं या कर सकते हैं। तो अभी तक आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अलग अलग कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है पावरिंग मेथड, स्प्रेडिंग मेथड, डीपिंग मेथड, स्प्रेइंग मेथड और प्री कोटेड प्लेट्स। तो ये कुछ अलग अलग मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टीएलसी प्लेट्स को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। इसमें हम लोग को फ्लेम फोटोमेट्री का प्रिंसिपल बताने की किस प्रिंसिपल पे फ्लेम फोटोमेट्री जो थी वो काम करती है। तो द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द इमिटेड लाइट इंटेंसिटी
व्हेन अ मेटल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लेम। तो जो हमारा फ्लेम फोटोमीटर, फ्लेम मींस आप सिंपली समझ सकते हो जो भी कोई लैंप या फिर कुछ भी हम लोग जलाते हैं तो उसमें जो फ्लेम निकलती है उसी से रिलेटेड है फ्लेम फोटोमेट्री। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो बेसिकली ये बेस्ड होता है मेजरमेंट ऑफ द इमिटेड लाइट इंटेंसिटी, यानी कितनी लाइट उसमें से इमिट हो रही है या फिर लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। जब भी हम लोग जैसे कोई फ्लेम निकल रहा है उसके ऊपर हम लोग एक मेटल को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे जो इंटेंसिटी होती है लाइट की उसके ऊपर ये काम करता है। द वेवलेंथ ऑफ द कलर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। जैसे जो फ्लेम का कलर आता है उससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि ये कितनी वेवलेंथ की लाइट है या फिर इंटेंसिटी इस कितनी है इस लाइट की, और उसी के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि कोई भी एलिमेंट इस सैंपल में कितना ज्यादा प्रेजेंट है या कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्क्राइब क्वेंचिंग विथ एग्जांपल। इस क्वेश्चन में बताना है कि क्वेंचिंग क्या होती है और उसके एग्जांपल्स भी बताने हैं। तो इट इज अ प्रोसेस दैट डिक्रीज फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी ऑफ गिवन सबस्टेंस। इट मे occurs due to various factors like pH, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो क्वेंचिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जो कि क्या करती है, फ्लोरेंस को कम करती है, यानी इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेंस को ये कम करती है किसी भी सबस्टेंस की। और ये किस 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 वजह से ये कम हो सकता है? ये कई तरीके के फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये कम कर सकता है, जैसे उसका पीएच हो गया उस सबस्टेंस का, या फिर टेम्परेचर में हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, या फिर उसकी विस्कोसिटी, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे कोई भी एक मेटल रॉड है वो बहुत ही ज्यादा हॉट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिप कर देते हैं तो वो रैपिडली क्या होता है, कूल हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसका एग्जांपल्स लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। एन इंटरेक्शन बिटवीन फंडामेंटल एंड ओवरटोन और कॉम्बिनेशन वाइब्रेशन इज नोन एज फर्मी रेजोनेंस। तो फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, ये इंटरेक्शन होता है फंडामेंटल और ओवरटोन वेरिएशंस के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी रेजोनेंस। अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इट हेल्प असाइन आइडेंटिफाई पीक विद इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये किस चीज में हेल्प करता है, जो भी पीक होती है उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जो भी हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है जैसे आईआर या फिर रमन, उसमें जो पीक वैल्यू या फिर पीक का आइडेंटिफिकेशन में ये हेल्प करता है। स्प्लिटिंग अप टू वाइब्रेशनल बैंड्स that have nearly the same energy and symmetry in both IR and Raman spectroscopy। जो दो वाइब्रेशनल बॉन्ड होते हैं उनको ये ब्रेक करने में भी हेल्प करता है, जिनकी लगभग सेम एनर्जी होती है और सिमेट्री होती है। तो इस तरीके से आप इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन जेल क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम लोग को जेल क्रोमेटोग्राफी और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बताना है। वैसे तो ये क्वेश्चन अभी तक के जो हमने 2 क्वेश्चन पेपर कवर किए उसमें ये नहीं पूछा है। इसमें जो एक क्वेश्चन रिपीटेड था क्रोमोफोर, तो उसकी जगह हमने एक ये क्वेश्चन ऐड किया है जो कि काफी ज्यादा चांसेस है इसको आने वाले एग्जाम में। तो इट इज अ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप। तो जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने मॉलिक्यूलर साइज और शेप के बेसिस पे सेपरेट आउट होते हैं। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम लोग प्यूरिफिकेशंस के लिए करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं किसी भी कंपाउंड का, या फिर शुगर का सेपरेशन, प्रोटीन या फिर पेप्टाइड्स की सेपरेशन के लिए हम लोग जेल क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। डिटरमाइन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्यूरिफाइड प्रोटीन। जो भी प्यूरिफाइड प्रोटीन है उसके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ और रिड्यूस मास। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस तरह से अफेक्ट करता है, द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बैंड इंक्रीज व्हेन द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो जो हमारा कोई भी जो कंपाउंड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उसकी बैंड इंक्रीज होती है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है रिड्यूस मास, इट आल्सो इंक्रीजेस व्हेन द रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम। जैसे कोई भी सिस्टम है अगर उसका मास रिड्यूस किया जाए तो वहां पे भी उसकी वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज होती है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज HETP, यानी हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। अ थ्योरेटिकल प्लेट is an imaginary or hypothetical unit of a column where distribution of solute between stationary phase and mobile phase
हैज अटेन इक्विलिब्रियम। तो एचटीपी क्या होता है? एक थ्योरेटिकल प्लेट होती है जहां पे हम लोग इमेजिन करते हैं या फिर हाइपोथेटिकली एक ये कॉलम की एक यूनिट होती है जहां पे हम लोग जो सल्यूट होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेशनरी और मोबाइल फेज में, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो वहां पे अचीव हो। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो एचईटीपी का। उसके बाद अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इट एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंड ब्रॉडनिंग। ये फैक्टर्स को बताता है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि बैंड ब्रॉडनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट ऑल्सो गिव द ऑप्टिमम फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेस so टू गेट मिनिमम एचईटीपी। ये भी बताता है कि कितना फ्लो रेट होना चाहिए जिसकी वजह मोबाइल फेज का जिसकी वजह से हमें मिनिमम एचईटीपी मिले। इसका और एक यूज आप लिख सकते हो सिग्निफिकेंस, यूजफुल इन ऑप्टिमाइजिंग द क्रोमेटोग्राफी परफॉर्मेंस। यानी इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए भी करते हैं कि जो क्रोमेटोग्राफी की परफॉर्मेंस है वो कितनी ज्यादा यूजफुल है उसको भी जानने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।